हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर से सेट नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बेसिक साइंस के अंदर आपको ये चैप्टर पढ़ना है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। इसके बाद एक और सेट आएगा, सेट नंबर 3, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के साथ ही एलपी सीबीटी 2 में आपको जो भी पढ़ने हैं चैप्टर्स बेसिक साइंस के अंदर, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप में से अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हीट एंड टेम्परेचर करवाइए, स्पीड एंड वेलोसिटी करवाइए। देखो, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2024-25 नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे वो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे जो पढ़ने हैं बेसिक साइंस के अंदर। ठीक है, तो आप बाकी सारे चैप्टर्स के लिए इस वाले प्लेलिस्ट को चेक करो। पहले नंबर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वही है ये प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप जाकर के उसमें चेक कीजिए। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। एक लंबी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा V है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, आपको ना सवाल में दो अलग अलग केस दिया गया है। पहला केस ये कहा जा रहा है कि अगर हम स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचते हैं तब स्थितिज ऊर्जा V है। अगर हम स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर तक खींच दें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तब स्थितिज ऊर्जा V है। अगर हम 2 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर तक खींच दें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो हम कार्य करते हैं। स्प्रिंग को खींचने या फिर दबाने में हम कार्य करते हैं, और जो हम कार्य करते हैं वही कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और वो जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसको निकालने का फॉर्मूला है यू यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यही एक्स है खिंचाव और के है स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। तो इस फॉर्मूला पर जब हम मान बिठाने बैठते हैं तो 1/2 ठीक है। के का मान अपने को नहीं पता है, एक्स का मान अपने को पता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से भाग लगा करके। लेकिन आपको के नहीं पता है ना, ये जो के है ये थोड़ी ना पता है। इसे निकालने के लिए ही आपको एक और केस दिया गया है। ठीक है, जो पहला केस है वो इसी के को निकालने के लिए है। हम लोग एक बार फॉर्मूला लगाएंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। ये u आपको पता है v दिया गया है, k अपने को चाहिए, और x जो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुने में 10 पे पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा v बराबर k/2 गुने में 4 गुने में 10 पे पावर माइनस 4। यहाँ से v बराबर हो जाएगा 2k इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ से k बराबर हो जाएगा v/2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4। अब इस k का मान ना हम लोग इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। हाफ इंटू में k का मान हो जाएगा v/2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू में 100 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 दूनी में 4, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो ये हो गया 25v। ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें बताता है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उसको खींचने पर। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो पहला केस दिया गया था कि 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा V है, क्यों दिया गया था, इसी के को निकालने के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के मान को निकालने के लिए। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर तक तनी हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है। स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर और अधिक खींचने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल पिछले वाले से अलग है। इसमें कहा गया कि 10 सेंटीमीटर तक तनी हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है, यानी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा जाता है और स्प्रिंग के पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो 5 जूल है, मतलब हमने 5 जूल कार्य किया। अब कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर हम और अधिक खींच दे, राइट। कहा गया है कि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर अगर हम खींचते हैं तो कार्य किया जाता है 5 जूल, यानी 5 जूल ऊर्जा जो है संचित हो जाती है। अब कहा जा रहा है कि अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर और खींचते हैं तो कितना कार्य किया जाएगा। तो जल्दबाजी में आप ये बोल सकते हो कि 5 जूल कार्य किया जाएगा। वैसे तो ये ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन आपके मन में ये आ सकता है कि भाई 10 सेंटीमीटर खींचने में 5 जूल कार्य किया जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर और खींचेंगे तो 5 जूल और कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
ठीक है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ना, फोर्स, बल, ये नियत नहीं है ना, ये नियत नहीं है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे से आप स्प्रिंग को खींचेंगे ना, उसको खींचने के लिए और ज्यादा बल आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो बल होता है ना खींचने में जो हम लगाते हैं, वो लगातार बदलता है, वो लगातार बदलता है, विस्थापन के साथ लगातार बदलता है। राइट, आप इमेजिन कर सकते हो एक स्प्रिंग था, शुरुआत में खींचने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको खींचते हो ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए आप ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं कि भाई पहले 10 सेंटीमीटर खींचा गया तो 5 जूल कार्य करना पड़ा, वापस से 10 सेंटीमीटर खींचा जाएगा तो 5 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये तब होता जब हम जो फोर्स लगाते हैं वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है ना, बदलाव नहीं होता। लेकिन हम तो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अब आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि अगला 10 सेंटीमीटर खींचने में जो है आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए। राइट, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं ना कि सीधा 20 सेंटीमीटर के लिए निकाल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर को खींचने में कितना कार्य किया जाएगा वो निकाल लेते हैं। उसमें से क्या करेंगे, इस 10 सेंटीमीटर को खींचने में जो 5 जूल कार्य किया गया उसको घटा देंगे, तो ये वाला मान हमको मिल जाएगा। राइट, ये वाला मान हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास U1 दिया हुआ है 5 जूल। ठीक, यहाँ पर कार्य का मान पूछा गया है, तो कार्य बोल दो या फिर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है। राइट, कार्य बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि स्थितिज ऊर्जा में जितना चेंज आएगा वही हमारा कार्य हो जाएगा। U2 हम लोग लगाते हैं यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के का मान अपने को पता नहीं है, और एक्स हम लोग सीधा यहाँ पर 20 लेते हैं, तो 20 गुने में 10 में पावर -2 का स्क्वायर। अब के नहीं पता है, तो के हम पहले वाले केस से निकाल सकते हैं। u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, यू की जगह पर 5 डालेंगे, यहाँ पर हाफ हो जाएगा के अपने को चाहिए, और एक्स का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुने में 10 में पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर के गुने में 100 और गुने में 10 पे पावर -4। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, के बराबर देख लो यहाँ पर हो जाएगा 10 पे पावर -3। राइट, 10 पे पावर -3, इसी को आप 10 का क्यूब भी बोल सकते हो, यानी कि 1000, है ना, 1000। अब इसी 1000 को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, 1/2 यहाँ पर 10 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400, और यहाँ पर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। राइट, अब इससे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 पे पावर -1। इस 10 पे पावर -1 से एक जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40/2, यानी कि 20 जूल। 20 सेंटीमीटर खींचने में 20 जूल कार्य किया जाता। राइट, जिसमें से हम ये 10 सेंटीमीटर खींचते हैं तो 5 जूल कार्य किया जाएगा, यानी कि बचा हुआ जो 10 सेंटीमीटर है उसको खींचने में कितना कार्य किया गया, 15 जूल कार्य किया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्टार्टिंग के 10 सेंटीमीटर खींचने में 5 जूल ही कार्य किया गया है, लेकिन अगला 10 सेंटीमीटर खींचने में 3 गुना कार्य किया गया, 15 जूल कार्य किया गया है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, है ना। ये चीज़ आप फील भी कर सकते हो कि स्प्रिंग को आप जैसे जैसे खींचते हैं ना, आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स पहले से लगाना पड़ता है, जितना खींचोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। राइट, तो 15 जूल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। तो इस सवाल पर आप वीवीआई मार्क कर सकते हो। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि जमीन है, और इस जमीन पे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है, और इसको उठा करके लेकर के जाया जाता है, इसको उठा करके लेकर जाया जाता है। मान लीजिए कि एच हाइट तक हम लेकर के जाते हैं, एच हाइट तक उठा करके इस वस्तु को लेकर के आते हैं। राइट, कितना कार्य किया जाएगा, है ना। भौतिकी के अंदर कार्य हमेशा बल करता है, तो जो बल हम लोग लगाकर वस्तु को उठाएंगे लेकर के जाएंगे एच हाइट तक, वो बल कितना कार्य करेगा, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है।
हम कितना कार्य करेंगे इस वस्तु को उठाने के लिए, तो कम से कम इसके भार के बराबर तो करना पड़ेगा। नीचे की तरफ भार है mg, अब ऊपर अगर इसको उठाना है तो कम से कम इसके भार के बराबर तो कार्य करना पड़ेगा। हालांकि भार से थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तभी उठेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन आसान रखने के लिए भार के बराबर मानकर चलते हैं। तो जो बल हम लोग लगाएंगे उठाने के लिए कम से कम भार के बराबर लगाएंगे। तो बल हमारा हो जाएगा भार के बराबर mg, और ये s हमारा h हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, W बराबर mg h। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपसे कहा जाए कि वस्तु जमीन पर थी, उसको उठाकर h हाइट तक लेकर के गया, तो कितना कार्य किया जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ये टाइप आप याद कर लो, खूब रिपीट होते हैं एग्जाम में, है ना, खूब रिपीट होते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल जो है पूछा जाता है। तो जब भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं तो कितना कार्य किया जाएगा, तो W बराबर mgh आपको कर देना है। m का मान आपको 10 किलोग्राम दिया गया है, g का मान 10 ले लेते हैं। 10 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा दोस्त, ठीक है, इस बार 10 लेने पर आंसर नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो 10 गुने में 9.8 ले लेते हैं, और h हमारा 10 है, सब के सब एसआई मात्रक में है। तो यहाँ पर 980 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 980 जूल, ए हमारा राइट आंसर। दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, उनके वेगों का अनुपात है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, राइट। वेगों का अनुपात चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग v² लिख लेते हैं, 2km हो जाएगा, राइट। यहां से v लिख लेते हैं, √ऑफ 2km हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया ना, ये हो जाएगा 2k/m, √ऑफ 2k/m। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर k1/k2 इंटू m2/m1, ये लिख सकते हैं। k1/k2 आपको दिया हुआ है। दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, तो ये दिया हुआ है 1/8, और ये दिया हुआ है 1/2, ये है m1/m2 का रेशियो 1/2। अपने को क्या चाहिए, m2/m1 चाहिए, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा ना। तो 1/4 स्क्वायर रूट हटेगा, 1/2 हो जाएगा, 1:2। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल v से घूम रही है, वस्तु पर किया गया कार्य होगा। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर पाती है, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी गाड़ी वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर पाती है जब उसके ऊपर एक बल लगता है, जब उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और ये बल जो है वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, राइट, वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है। और जो विस्थापन की दिशा होती है या फिर जो वेग की दिशा होती है, वो जहां पर पिंड है वहीं से आप क्या करो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। मान लो गति इस डायरेक्शन में जो है हो रही थी, तो ये वेग की दिशा है और यही विस्थापन की दिशा है, समझे आप। और सर्कल के केस में अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक, स्पर्श रेखा खींचते हैं और एक त्रिज्या हम लोग खींचते हैं, त्रिज्या के अनुदिश एक रेखा खींचते हैं, तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ये चीज आप जानते होंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट तो तब होता है ना जब थीटा जो है 0 डिग्री हो। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो थीटा जो है वो तो 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो एफ इंटू में एस इंटू में 0 हो जाएगा, वर्क डन 0। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। कोई पिंड अगर वृत्तीय, कोई पिंड अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की तरफ होती है और विस्थापन की दिशा जहां पर पिंड है उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है। तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर वस्तु पर किया गया कार्य जो पूछा गया है ना, तो ये कार्य किसके द्वारा,
अभिकेंद्रीय बल द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट इसी के द्वारा पूछा गया है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण इसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगी। मान लीजिए जमीन है, ये पत्थर है जो किस हाइट पर है अभी, 25 मीटर की हाइट पर है, 25 मीटर की हाइट पर है, द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। यहां से पिंड को गिराया जाता है ना, यहाँ से पिंड को गिराया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि छोड़ा जाता है, यू हमारा 0 हो जाएगा। जब ये पिंड 4 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता है, मान लो कि ये 4 मीटर की हाइट है, इसको मैं एच डैश बोल देता हूँ, 4 मीटर की हाइट तक है, 4 मीटर की हाइट पर है जमीन से, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी है और इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है, यही आपसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर जहां से छोड़ा गया है वहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, एम जी एच, एम 1 किलोग्राम, जी का मान 10 लेते हैं और एच हमारा 25 हो जाएगा, 250 जूल। अच्छा, गतिज ऊर्जा कितनी है, 0, क्यों, क्योंकि यू 0 है ना, यू 0 है, इसीलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0। अब होगा क्या देखो, हम पिंड को छोड़ेंगे, जैसे जैसे पिंड नीचे आएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊंचाई लगातार घटती जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी क्योंकि लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी क्योंकि एच घटती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर वी जो है यानी कि जो चाल है वो बढ़ती जाएगी, राइट। अच्छा, जितने से स्थितिज ऊर्जा घटेगी ना उतने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जितने से स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो 4 मीटर के हाइट पर, 4 मीटर के हाइट पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एम जी एच डैश करेंगे, एम 1 किलोग्राम, जी का मान 10 और एच डैश हमारा 4 है, 40 जूल। अब सोचो 25 मीटर के हाइट पर जब वस्तु थी उसके पास 250 जूल ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा, लेकिन 4 मीटर के हाइट पर अब बस 40 जूल ऊर्जा है, तो बाकी के 210 जूल ऊर्जा कहाँ गई, ये सारी की सारी जो 210 जूल ऊर्जा है ना वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे जैसे पिंड वस्तु नीचे आएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा 250 जूल से घटती जाएगी, जैसे मान लो 10 जूल से घट गई तो 10 जूल कहाँ गई, गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी। तो 4 मीटर के हाइट पर स्थितिज ऊर्जा केवल 40 जूल रह गई, 210 जूल जो है गायब हो गई, 210 जूल ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो गई किसमें, गतिज ऊर्जा में। यानी यहाँ पर इस 4 मीटर के हाइट पर पिंड के पास जो चाल है ना उससे अगर आप गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो 210 जूल ही आंसर निकल करके आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा 40 जूल और गतिज ऊर्जा 210 जूल। 40 जूल पहले क्या पूछा गया, गतिज ऊर्जा, तो 210 जूल और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा 40 जूल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखिएगा। यहाँ से P हो जाएगा 2km का स्क्वायर रूट। अगर आप इस गतिज ऊर्जा को, अगर आप इस गतिज ऊर्जा को, क्योंकि संवेग जो है सीधा समानुपाती हो जाएगा गतिज ऊर्जा का, अगर आप इस गतिज ऊर्जा को 4 गुना करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, बाहर आएगा तो 2 गुना हो जाएगा संवेग, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है 2 बन करके बाहर निकलेगा ना, स्क्वायर रूट है तो 2 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है, पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा होगी, अधिकतम ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा होगी, जमीन से मान लीजिए किसी पिंड को फेंका जाता है, राइट, किस स्पीड से फेंका जाता है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है, तो ये किसी हाइट पर जाकर के कुछ क्षण के लिए रुकेगी ना, वो अधिकतम हाइट है, उसके बाद ये नीचे वस्तु जो है लौटेगी। तो अधिकतम हाइट पर जाने के बाद v हमारा 0 हो जाता है, और अधिकतम हाइट पर v हमारा अगर 0 हो जाता है तो गतिज ऊर्जा जो है ये 0 हो जाती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और वो बराबर हो जाएगी एम जी एच के। अब आपको एच चाहिए अगर आप चाहते हो स्थितिज ऊर्जा निकालना, तो अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा की ही बात की गई है।
तो पहले आप एच निकालो, एम तो पता है आपको, जी पता है, एच निकालो। एच कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी पता है, यू पता है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो पिंड को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ए की जगह पर हम लोग माइनस जी लेते हैं और एस हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2 गुने में जी गुने में एच, एस के स्थान पर एच हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर बराबर 2 गुने में 10 गुने में एच हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1600 गुने में 2 गुने में 10, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 80 मीटर। 80 मीटर, अब इस 80 मीटर का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। 500 ग्राम है तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से, भाग लगा करके जी का मान 10 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 50 गुने में 8 हो जाएगा, 8 पंचे में 40 हो जाएगा, यानी कि 400 जूल। डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको हाइट यहाँ पर निकालना था। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.2 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य यानी कि शक्ति आपसे पूछा गया है। तो सीढ़ी पर चढ़ने वाला केस हो, है ना, सीढ़ी पर चढ़ने वाला केस हो और आपसे शक्ति पूछ दे, तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है mgh/t। ये फॉर्मूला जो है आपको लगाना है। तो शक्ति बराबर हो जाएगा, m का मान दिया हुआ है 50 किलोग्राम, सारा मान जो है SI मात्रक में डालेंगे। g का मान जो है हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं और h आपको चाहिए, है ना, h जो है आपको चाहिए। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है ये 0.2 मीटर है, ऐसी 40 पग है। एक पग की ऊंचाई जो है 0.2 मीटर है, ऐसी जो है 40 पग है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे कितना, 40 दूने में 80 हो जाएगा, 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। तो यहाँ पर 8 डालेंगे और बट्टे में समय कितना लगा, 10 सेकंड लगा, 10 से 10 से खत्म हो जाएगा, 8 पंचे में 40, 400 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। 50 अट्ठे 400, ये हमारा आंसर। 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। प्रति सेकंड कितना पानी खींचा जा सकता है, तो कुएं से पानी निकालने वाला केस हो और मोटर की शक्ति पूछ दे, वैसे केस में भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है mgh/t। इस बार पावर आपको दिया हुआ है 10 अश्व शक्ति और एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 746 वाट से मल्टीप्लाई कर देंगे। m का मान तो अपने को चाहिए, इस बार अपने को पानी चाहिए, पानी का अमाउंट जो है चाहिए। g का मान 10 लेते हैं और h का मान इस बार आपको दिया हुआ है 7.46 और t हमारे पास कितना है, प्रति सेकंड बोल रखा है ना, तो 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 746 से 746 यहाँ पर कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 100 kg, 100 kg। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो मशीनें बराबर कार्य 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती है। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरी मशीन की सामर्थ्य होगी। दो मशीन है, मान लो कि ये मशीन 1 है और ये मशीन 2 है। एक जो है कार्य को 20 मिनट में करती है तो दूसरा जो है 30 मिनट में करती है। पहली मशीन जो है यानी कि M1, इसका पावर आपको दे रखा है 120 वाट, मतलब एक ही कार्य है ना, कार्य एक ही है। इस दोनों ने मिल करके सेम कार्य को किया है, एक ने 20 मिनट टाइम लिया है, एक ने 30 मिनट टाइम लिया है। जिसने 20 मिनट टाइम लिया है उसकी शक्ति आपको दी गई है। तो शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं कि भैया कि कितना काम करना था, कितने जूल का काम करना था, तो पावर इनटू में टाइम हो जाएगा। पावर 120 और गुने में समय, 20 गुने में 60 करेंगे, ऐसा ही मात्रक में, मिनट था तो सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको पावर चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, दोनों ने सेम ही कार्य किया था, तो इसी वाले कार्य को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। 120 गुने में 20 गुने में 60 हो जाएगा और बट्टे में समय इसके पास है 30 मिनट, 30 गुने में 60 हो जाएगा, राइट। 60 से 60 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 चौके में 12 होता है, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 40 गुने में 2 यानी कि 80 वाट।
इसके पास शक्ति कितनी है, 80 वाट। एक 10 किलोवाट की मोटर द्वारा 10 मीटर गहरे कुएं से जल पंप किया जाता है। जल की मात्रा जो लीटर पर सेकंड में ली जाती है होगी। तो पावर दिया हुआ है, मोटर से पानी निकालने का केस है यहाँ पर। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, mgh/t। शक्ति जो है आपको दी गई है 10 किलो वाट, तो हम लोग इसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुना करके। m का मान अपने को चाहिए, m का मान नहीं चाहिए अपने को, m/t का मान चाहिए, है ना। लीटर पर सेकंड में पूछ रखा है, तो जल के लिए 1 लीटर बराबर 1 kg, यानी जल के लिए लीटर और kg बात बराबर ही है। तो m/t अपने को चाहिए। g जो है वो 10 लेते हैं और h जो है अपने पास 10 है। एक 10 से एक 10 यहाँ पर खत्म हो जाएगा और इस 10 से जो है ये 10 का स्क्वायर बचेगा। तो m/t का मान कितना आया, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 100 यानी कि 100 केजी पर सेकंड का मान जो है आपको यहाँ पर मिला है, और केजी के स्थान पर जो है आप लीटर लिख सकते हैं, 100 लीटर पर सेकंड। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको 10 न्यूटन पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पता है। अब देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको लगाना है। यहाँ पर यू हमारा जीरो हो जाएगा। आप बोलेंगे जीरो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मान कर चलना पड़ेगा कि पिंड जो है पहले विराम अवस्था में था। सवाल में नहीं दिया गया, मेंशन होना चाहिए था बट नहीं है, तो आपको ये मानना पड़ेगा यहाँ पर। अदरवाइज आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर जो है नहीं निकाल पाएंगे। तो ए जो है अपने को एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए जो है हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। ए जो है हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। हमको फोर्स पता है और हमें क्या पता है, द्रव्यमान पता है। तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ए आ जाएगा। तो 2 गुने में समय अपने को पता है, 2 गुने में 2 हो जाएगा, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। और इस 4 का और इस 4 मीटर को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 10 गुने में 4 हो जाएगा 40 जूल। 40 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। दोनों मिल करके 140 न्यूटन का बल लगाते हैं और 15 मीटर जो लंबा खेत है उसको जोत देते हैं। तो कितना कार्य किया जाएगा दोनों बैल को मिला करके। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हो जाएगा। बल 140 न्यूटन लगाया जा रहा है और 15 मीटर लंबा खेत जोता जा रहा है, राइट। 15 चौके में 60 हो जाएगा और 15 इकाई 15, 0 6 5 11, 21 2100 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। एक कुली 15 किलोग्राम का वजन जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा लगाया गया बल द्वारा वजन पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये ठीक वही सवाल है कि धरती पर जमीन पर एक वस्तु थी, उसको उठा करके हम लोग h हाइट तक लेकर के गए, है ना। h हाइट तक उठा करके लेकर गए, तो कितना कार्य किया जाएगा, मैंने आपको बताया mgh के बराबर कार्य किया जाएगा। m जो है 15 किलोग्राम है, g का मान 10 लेते हैं और h का मान जो है यहाँ पर 1.5 मीटर है। तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। एक जीरो भी डालेंगे और फिर एक पॉइंट बिठाएंगे एक अंक के बाद, तो 225 जूल। सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक लड़का 30 सीढ़ियां 30 सेकंड में चढ़ता है। उस लड़के का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तथा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। गुरुत्व बल के विरुद्ध लड़के द्वारा वह शक्ति की गणना कीजिए। तो सीढ़ी पर चढ़ाई का केस हो और शक्ति आपसे पूछ दिया जाए, तो फॉर्मूला होता है mgh/t। m का मान आपको दिया गया है कि लड़का 40 किलोग्राम का है, g का मान 10 लेते हैं और h का मान जो है आपको यहाँ पर दिमाग लगा करके निकालना है। टोटल 30 सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग लगा करके, तो 6 मीटर हमारा आंसर यहाँ पर आता है ना, 6 मीटर। तो 6 यहाँ पर डालेंगे और समय 30 सेकेंड है। सब के सब अब एसआई मात्रक में है, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 3 दूने में 6 हो जाएगा, तो 40 गुने में 2 यानी कि 80 वाट हमारा आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा।
एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकंड में खींचती है, उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकंड में खींचती है, उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। वापस से कुएं से पानी निकालने वाला केस है और शक्ति जो है आपसे पूछा गया है, तो पावर इज इक्वल टू mgh/t हो जाएगा। इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। और बहुत ही आसान है, mgh/t पर ही सवाल बनेगा। m जो है आपको दिया गया है कि 4 किलोग्राम है, g का मान 10 लेना है और h जो है हमारे पास 10 है और समय जो है 10 सेकंड है। सब के सब SI मात्रक में है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 40 जूल, माफ करिएगा 40 जूल पर सेकंड, यानी कि 40 वाट हमारा आंसर आएगा। बी हमारा राइट आंसर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, गोले की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है, हाफ हो जाएगा, m का मान 15 दिया हुआ है और v का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा, 2 दुने में 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 60 दुने में 120 जूल हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। यदि किसी कार्य का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इस सवाल पर ना आप VBI मार्क करो। देखो, कार्य बराबर आप पढ़ते हो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यहां पर तो फोर्स की चर्चा भी नहीं है, फोर्स की तो चर्चा भी नहीं है और ना ही विस्थापन की चर्चा है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया है? दो दो स्पीड जो है आपको दी गई है, दो दो स्पीड जो है आपको यहाँ पर दी गई है। देखो 36 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगाना है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ m अंतिम वेग, अंतिम चाल या वेग बोल दो आप, उसका स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गति, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। बस सारे मान को आप यहाँ पर डाल दो। m का मान जो है 1500 किलोग्राम है, v²। अब देखो यहाँ पर सारे मान जो है SI मात्रक में डालने हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो शॉर्टकट तो यही है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 दूनी में 36 हो जाएगा, 2 पंचे में 10, 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका v है। उसके बाद नहीं, ये आपका u है, v है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंचे में 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1500। अब देखो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 1/2 1500 गुने में यहाँ पर हो जाएगा 300, राइट। 2 से अगर हम इसको काटते हैं 300 को, तो ये भी 1500 ही आएगा, और 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 गुने में ये 1500 नहीं 150 होगा, तो 225 गुने में 10 का क्यूब हो जाएगा और ये जूल में हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 70 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु हो, अगर आप उसको h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो mgh के बराबर हो जाएगा, और जो आप काम करते हैं ना उठाने में, वही काम जो है संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में वस्तु में, और इसीलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर हम लोग mgh लिखते हैं, राइट। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा जो है संचित होगी, तो आप ये निकाल लो कि कितना कार्य किया गया, तो mgh के बराबर m का मान 70 हो जाएगा, g का मान 9.8 लेना है और h का मान जो है यहाँ पर 6 हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर 70 नहीं 7 ही होगा, है ना, 7 ही होगा, 70 नहीं 7 होगा। और इसका आंसर जो है आ जाएगा, मान लो कि ये 10 होता तो 6 सत्ते 42, यानी कि 6 सत्ते 42, 400
20 जूल आता। तो 420 जूल से जो है थोड़ा कम होगा आंसर, तो 418 जूल। वैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 सत्ते में 42 और फिर यहाँ पर 98, 8 दूनी में 16, 8 चौक 32 और 33, 9 दूनी में 18, 9 चौक 36, 37, 6, 8 दो 10 11, 7 तीन 10 11, 4, 411 एग्जैक्ट, तो 411.6 जूल आएगा। तो 418 चलो सही है, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगर हम इसको 70 लेते हैं, अगर हम 70 लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4116 जूल, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये आंसर है, ऑप्शन को छोड़ो, ये आंसर होगा हमारा 411.6 जूल। 45 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 2 किलोग्राम का एक पिंड विराम अवस्था से गिराया जाता है। कितने समय पश्चात वह पिंड पृथ्वी तल से टकराएगा? कितने टाइम बाद वो पिंड पृथ्वी तल से टकराएगा? टकराते समय उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको वी चाहिए क्योंकि एम तो आपको पता है। अब बोल रखा है कि पिंड को विराम अवस्था से गिराया जाता है 45 मीटर ऊंची चोटी से, 45 मीटर ऊंची चोटी से विराम अवस्था से गिराया जाता है, और नीचे गिरते समय ए का मान हम लोग प्लस जी लेकर के चलते हैं। वैसे आप याद रखो, जब हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराते हैं तो टकराते समय उसकी स्पीड होती है √2 GH। डायरेक्ट आप याद रखिए √2 GH। तो यहाँ पर हाफ डालेंगे, एम डालेंगे, और ये √2 GH डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 GH हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि MGH हो जाएगा। देखो ये MGH के बराबर आ गया। बताओ कैसे? क्योंकि टकराते समय वस्तु के पास, पिंड के पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास स्थितिज ऊर्जा रही होगी मैक्सिमम। अब टकराते समय स्थितिज ऊर्जा जो है हो जाएगी 0। सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपसे गतिज ऊर्जा पूछा गया है ना, तो आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, या फिर मैंने आपको तरीका बता ही दिया, आप स्पीड निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन बात एक ही है, MGH के बराबर ही आएगा। तो ये केस भी आप ध्यान में रख सकते हो। टकराते समय पिंड को छोड़ा गया, टकराते समय गतिज ऊर्जा क्या है? तो भाई सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी, तो आप क्या करो, डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा ही निकाल लो। सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी, तो आप डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा ही निकाल लो। तो MGH हमारा आंसर हो जाएगा। M का मान 2 किलोग्राम दिया हुआ है, G का मान 10 लेते हैं, और H का मान यहाँ पर 45 दिया हुआ है, तो 45 दूनी में 90 हो जाएगा, 900 जूल। कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, अचर त्वरण से एक मिमीय गति करता है, इसको t समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। वो रखा है जो त्वरण है वो क्या है? कांस्टेंट है। नियत त्वरण है, नियत त्वरण है मतलब कि फोर्स जो है नियत है, फोर्स जो है वो नियत है। तो पावर बराबर फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। अब देखो v बराबर u प्लस AT होता है, u हमारा 0 हो जाएगा, u हमारा 0 हो जाएगा, दिया हुआ है विराम अवस्था में। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में v के स्थान पर हम लोग AT डाल देते हैं। अब देखो ये नियत है, ये नियत है, दोनों के दोनों नियत है, ये दोनों तो अचर है, नियत है। तो शक्ति जो है सीधा समानुपाती किसके है? समय के। बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये कैसे आएगा? देखो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ आप टाइम से भाग लगा दो, तो ये क्या होता है? वर्क बाई टाइम पावर। और ये विस्थापन बट्टा में समय क्या होता है? वेग होता है। लो आ गया फॉर्मूला, ठीक। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10 पे पावर माइनस 2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर की गति से छोड़ी जाती है। गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात है। चलो गोली की गतिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी बुलेट की हम लोग निकालते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम का मान दिया हुआ है 10 पे पावर माइनस 2 kg, वी का मान दिया हुआ है 500 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 500 मीटर गुने में 500 मीटर,
राइट। अब ये 2 जीरो से हम लोग इसको उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा 250 गुने में 5। ठीक। अब हम लोग निकालते हैं किसकी, गतिज ऊर्जा कण की, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हाफ ठीक है, एम भी ठीक है, लेकिन वी स्क्वायर, वी कहाँ से लाए? तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया हुआ था प्रतिक्षेप वेग का। क्या लिखेंगे? माइनस संवेग लिखेंगे किसका, बुलेट का, और बट्टे में द्रव्यमान लिखेंगे घन का। तो माइनस का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग माइनस को यहाँ पर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट का द्रव्यमान है 10 पे पावर -2। ठीक। उसके बाद v है 500 मीटर, और m यानी कि घन का द्रव्यमान जो है कि 5 किलोग्राम। तो ये खत्म हो जाएगा 2 जीरो, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 1/2, 5 गुने में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2 जूल। अब इसका रेशियो चाहिए गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से। तो गोली की ये है ना, बुलेट गन 250 गुने में 5 बटे में 5/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 25 दुने में 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, हम इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10³ ये हमारा आंसर होगा। 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। द्रव्यमान जो है 75 किलोग्राम है और वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो 75 दूनी में 150, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।